E20 जब से यूज़ करने लगे हैं, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि उनकी माइलेज ड्रॉप हुई है। कुछ स्टडी है या फिर अभी ये एनेक्डोटल ही है? 2015 या उससे पहले वाले व्हीकल में अगर मैंने 2021 में कोई गाड़ी खरीदी है, उस पे इंजन डैमेज होने का कुछ है कि नहीं है? अगर आपका व्हीकल कंपैटिबल नहीं है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। E20 को पेट्रोल में ब्लेंड करने से फ़ायदे क्या हैं, पहले वो समझेंगे और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट समझेंगे। 1 लीटर एथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी मतलब 1 लीटर एथेनॉल के लिए आप बोल रहे हैं 10,000 लीटर्स ऑफ पानी हमें चाहिए। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमित भट्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ICCT। ICCT यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। ICCT एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस करती है एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स पर। हमारे गेस्ट मिस्टर अमित भट्ट को 20 साल से भी ज्यादा का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपीरियंस है। इस पॉडकास्ट में हम अनपैक करने वाले हैं E20 की सच्चाई, ईवी एंड ऑयल क्राइसिस का रिलेशन और बहुत सारी वो बातें जो एक कॉमन मैन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए एंड एंजॉय दिस एपिसोड। अमित जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आज E20 के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है और उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें या तो मिसलीडिंग भी हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सही भी हो सकती हैं और इसको हम साइंटिफिकली आपकी जो रिसर्च है उसके हिसाब से समझना चाहेंगे। बट उससे पहले जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट मैं सेट करना चाहता हूँ वो है हमारी ऑयल क्राइसिस का। तो 80% ऑफ ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, सभी को मालूम ही है। और अभी जो रिसेंट US ईरान का जो वॉर वापस से चालू हुआ है, मार्च में जब हुआ था तब 120 से ऊपर ऑयल प्राइसेस शूट हो गई थी और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत सारा प्रेशर आने लगा था। ये पहले भी हुआ है जब गल्फ वॉर हुआ था और उससे पहले भी हुआ है, बहुत बार हो चुका है ये चीज़। और अभी तक हम हमारी ऑयल डिपेंडेंसीज को हटा नहीं पाए हैं। अभी भी वही सिचुएशन है और अभी ये मान लो वॉर सेटल हो जाता है, फिर कभी होगा आगे, तो हम एज ए कंट्री इस ऑयल डिपेंडेंसीज को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? मेन ब्लॉकर कहाँ है? एब्सोल्युटली। सो अगर आप देखें हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी, सो हमारे पास बेसिकली रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, एविएशन है, मरीन है, एंड देन हमारे पास शहरों में एक थोड़ा नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट भी है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमको एनर्जी चाहिए जी, और मोस्ट केसेस में वो एनर्जी हमारी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, CNG हो, या हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 87 to 88% जो क्रूड ऑयल आता है वो बाहर से आता है। हमारे पास वो रिसोर्सेज है नहीं। मतलब हम वी बीन ट्राइंग कि हम थोड़े से गैस ढूंढ लें, क्रूड ऑयल ढूंढ लें, बट वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। नेचुरली नहीं है तो उसमें कुछ नेचुरली तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम डिपेंडेंट रहेंगे। अगर हम सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं तो जो अभी तक किया है। अब सवाल है कि अभी तक हमने डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस भी थी कि अब ठीक है, अब आप देखेंगे कि दिल्ली में हमने एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट किया CNG पे, बट वो भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ही है। तो कुछ टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस थी। वो सब प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो रही है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, और अब लगता है कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और एक स्टोरेज चाहिए जो बैटरी होती है। अब हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल आ रहे हैं जिसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके वापस इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और हमारे पास कुछ ट्रांजिशनरी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, क्योंकि सब कुछ कल नहीं हो जाएगा, तो कुछ टाइम लगेगा। तो उस इंटरिम में आप एथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, आप बायो CNG यूज़ कर सकते हैं, और कई केसेस में हाइब्रिड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अब हमको ट्रांजिशन बहुत एक्टिवली प्लान करना चाहिए क्योंकि अब वो फिजिबल है। ओके, तो ठीक है, आपने एथेनॉल की बात करी और मैं उसी पे आता हूँ पहले। तो अभी हम E20 यूज़ कर रहे हैं और E20 को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग पहले बेसिक से चालू करना चाहेंगे कि E20 पहली बात तो है क्या, बिल्कुल, कैसे बनता है ये, और
इसको पेट्रोल में ब्लेंड करने से फ़ायदे क्या हैं, पहले वो समझेंगे और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट समझेंगे। तो पहले ये बताइए कि E20 है क्या, बनता कैसे है? तो आप E10, E20 अलग अलग नाम सुनते होंगे, E85 सुनते होंगे। जी। तो ये बेसिकली क्या है कि पेट्रोल में कितनी मात्रा में इथेनॉल मिला हुआ है। सो E10 का मतलब 90% पेट्रोल है, 10% इथेनॉल है। E20 का मतलब 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल है। E85 मतलब 85% एथेनॉल है। एथेनॉल है। और E100 मतलब 100% एथेनॉल है। तो ये ब्रॉड है। अब आप देखिए शुरुआत इसका क्या हुआ। तो अगर आप देखें करीब 2014 में करीब हम अपने पेट्रोल में करीब 1.5% इथेनॉल मिलाते थे, 1.5%। तो मतलब ये रीसेंट नहीं है, ये पहले से काफ़ी मिलाता पहले है। से चलते आ रहा है। 2018 में हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई, उसने टारगेट सेट किया था 20% एथेनॉल बाय 2030। ओके। बट हमने काफ़ी अच्छे से उसको अचीव किया। अब जैसे अगर आप देखें कि करीब करीब जून 2022 तक नेशन वाइड हमने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली थी। दिल्ली और एनसीआर में E20 2023 के आसपास आ गया था और नेशन वाइड E20 ब्लेंडिंग हमने इस साल अचीव कर ली। तो 2018 में हमारा टारगेट था 20% बाय 2030, हमने 26 में ही नेशन वाइड 20% अचीव कर ली। तो ब्रॉडली ये टाइमलाइन है। अब सवाल है कि हम इथेनॉल ब्लेंड क्यों कर रहे हैं। अगर आप 87-88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और वो क्रूड ऑयल आप बना नहीं सकते इंडिया में, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? तो सब्स्टिट्यूट है कि जो इथेनॉल आप इंडिया में बना रहे हैं आप उसको मिक्स कीजिए, सो दैट एटलीस्ट 20%, 10% आप कम इंपोर्ट करेंगे। तो हमारी थोड़ी एनर्जी सिक्योरिटी उससे अच्छी होती है। दूसरा क्या है कि अब एथेनॉल जो बनता है वो क्रॉप्स से बनता है। शुगर केन हो गया, राइस हो गया और मेज हो गया, मक्का। मेज हो गया, इससे हो गया। तो क्लाइमेट एंगल से अगर आप देखें तो ये हम सेम क्रॉप को रीपर्पस कर रहे हैं फ्यूल्स में। तो एज सच हम कोई खास क्लाइमेट निगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी क्लाइमेट को हम वापस रिपर्पस कर रहे हैं। जो कार्बन ये क्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कार्बन हम फ्यूल में डाल रहे हैं। तो दूसरी ये पॉजिटिव चीज़ है। अब सवाल है कि उसके कुछ और इश्यूज क्या हैं। एक फंडामेंटल इशू ये है कि अगर आप मान लीजिए अनाज इस्तेमाल करते हैं फ्यूल बनाने के लिए, तो वो अनाज लोगों के मतलब भूख मिटाने के लिए भी काम आ सकता है। तो सवाल यह है कि फूड वर्सेस फ्यूल एक कॉन्सेप्चुअल डिबेट है। ओके। कि हमको क्या अनाज फूड की तरह यूज़ करना है या हमको फ्यूल पे ले जाना है। मतलब लोगों को फीड करना है कि व्हीकल्स को फीड करना है? फीड करना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल डिबेट है। दूसरा क्या है कि अब एथेनॉल बनाने के लिए काफ़ी सारा पानी यूज़ होता है। अब जैसे आप राइस भी लें, बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर केन तो बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। तो ब्रॉडली आप 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीब ब्रॉडली 10,000 लीटर पानी अगर आप सारा क्रॉप मतलब 1 लीटर एथेनॉल के लिए आप बोल रहे हैं 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर पानी हमें चाहिए, क्योंकि आपको क्रॉप बनाने के लिए पानी चाहिए ना। आपको राइस उगाने के लिए पानी चाहिए, शुगर केन के लिए पानी और चाहिए, शुगर केन के लिए पानी चाहिए। तो इस वजह से अगर हम ओवरऑल पानी का इम्पैक्ट देखें तो 10,000 टाइम्स हो गया मतलब। हाँ। और ये तो फ्री है अभी पानी, तो इसकी कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को हम लोग डिप्लीट कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, एक तरीका। दूसरा क्या है कि अब आप देखिए ब्राज़ील में काफ़ी सारा बायोफ्यूल्स पे काम चल रहा है। काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, उनके पास E85, E100 काफ़ी सारी है। बट ब्राज़ील का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वर्ल्ड की जितनी फ्रेश वाटर सप्लाई है उसका 12% के आसपास ब्राज़ील में है। वही नंबर इंडिया में 2% है। तो वाटर रिच ब्राज़ील है, हम लोग उतना नहीं है। हम उतने हिसाब से वाटर स्केर्स हैं। तो एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जो आप एथेनॉल मान लीजिए बना भी लेते हैं और अच्छे से बना लेते हैं और गाड़ियों में आप उसको चलाते हैं, तो ठीक है, आपका ऑयल डिपेंडेंसी तो कम हो गया, बट एथेनॉल की थोड़ी सी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है कंपेयर टू डीजल। अच्छा। ब्रॉडली इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो एनर्जी है वो डीजल या पेट्रोल से कम है। 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर एथेनॉल को कंपेयर करें तो ज़्यादा एनर्जी हमें पेट्रोल या डीजल से मिलेगी
एथेनॉल से नहीं मिलेगी। मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपका थोड़ा माइलेज कम होगा गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तो आप थोड़ा सा माइलेज गाड़ियों में कम हो सकता है। बट अगर आप बेनिफिट देखें तो आप ऑयल इंपोर्ट कम कर रहे हैं, आपका फॉरेक्स कम जा रहा है, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ रही है, तो एक ट्रेड ऑफ करना है हमको। तो ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि एथेनॉल का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है। उससे पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो माइलेज की जो बात है, इस पे काफ़ी डिबेट है अभी सोशल मीडिया पे। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि उनको लगता है कि उनकी माइलेज ड्रॉप हुई है E20 जब से यूज़ करने लगे हैं। और उसमें भी दो तरह के व्हीकल्स हैं। 2023 से पहले, जितना मैंने कंटेंट देखा है सोशल मीडिया पे, 2023 से पहले जो व्हीकल्स हैं और 2023 के बाद के व्हीकल्स हैं। मुझे आप ये बताइए कि कोई इसमें स्टडी हुई है अभी तक? क्योंकि मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ मेरी गाड़ी के बारे में, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरी माइलेज कम हुई है, ज़्यादा हुई है, जो भी हुई है, फ़र्क नहीं आया है। लेकिन इस पे कुछ स्टडी हुई है क्या अभी तक दैट सेज कि हमने आई डोंट नो 10,000 व्हीकल्स को चेक किया है और हमें ये पता लगा है कि इतने % व्हीकल्स में या तो प्री 2023 या पोस्ट 2023 माइलेज एक्चुअली कम हुई है या नहीं हुई है? ईदर वेज कुछ स्टडी है या फिर अभी ये एनेक्डोटल ही है? सो स्टडीज़ हुई हैं, बट एज सच काफ़ी सारी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है अभी रिव्यू के लिए। तो काफ़ी सारा कॉन्वर्सेशन ही एनेक्डोटल ही अभी चल रहा है। ओके, बट अगर आप देखें तो एक है कि फ्यूल कब अवेलेबल था, वो मैंने आपको एक टाइमलाइन बना दी। ठीक है। दूसरा है कि व्हीकल्स कब से अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट व्हीकल 2009 में आया था, बट एक OEM ने कुछ व्हीकल लेके आए थे। बट ब्रॉडली अगर आप देखें, ज़्यादातर व्हीकल जो 2023 के बाद आए हैं, ज़्यादातर वो E20 कंप्लायंट है। ओके, 2026 से जो आ रहे हैं वो 100% E20 कंप्लायंट है। अब एनेक्डोटली ये बताया जा रहा है कि 2015 या उससे पहले वाले व्हीकल में इशू हो सकता है। बट अगेन ये एनेक्डोटल है, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी अभी नहीं आई है जो पिन पॉइंट कर सके। ओके। तो और अगर आप ये यूरोप देखें या ब्राज़ील में भी देखें, जो ट्रांजिशन हुआ है, माइलेज ड्रॉप हुआ है बट सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं हुआ है वहाँ पे। ओके। तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक तो एथेनॉल ब्लेंड, दूसरा है कंपैटिबल व्हीकल्स। तो अगर कंपैटिबल व्हीकल है तो टेक्निकली माइलेज ड्रॉप सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। अब टेक्निकल व्हीकल नहीं है या कुछ और इशू है तो उसकी हमें पड़ताल करनी पड़ेगी। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि इसमें भी दो वैरायटी हैं कि आपका व्हीकल कंपैटिबल है कि नहीं। पहली चीज़, अगर आपका कंपैटिबल है तो आइडियली सिग्निफिकेंटली आपकी माइलेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका व्हीकल कंपैटिबल नहीं है तो उसका अभी कोई हमारे पास वो नहीं है कि, और उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन हमारे पास कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो पिन पॉइंट करे कितना इम्पैक्ट आएगा। मतलब इसका स्केल हमें नहीं मालूम है, और अभी इसकी पूरी कोई स्टडी भी नहीं हमारे सामने बाहर आई है जो ये बोले कि हाँ एग्जैक्टली दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ जो E20 फ्यूल से लेके बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि क्या ये इंजन को डैमेज करता है, पर्टिकुलरली जो पहले की नॉन कंपैटिबल है, जो 2023 के पहले बनी है। मान लीजिए अगर मैंने 2021 में कोई गाड़ी खरीदी है और मैं उसमें E20 फ्यूल अभी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैंडेटरी है हमारे भारत में, तो उस पर इंजन डैमेज होने का कुछ है कि नहीं है? देखिए, अगर आपके पास कंपैटिबल व्हीकल है तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर कंपैटिबल व्हीकल है तो E20 से आपके व्हीकल को कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये अफवाह है? ये अफवाह है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपका व्हीकल कंपैटिबल नहीं है तो इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी है करोजिव प्रॉपर्टी होती है। तो करोजन, फिर फ्यूल इंजेक्टर्स में क्लॉगिंग, ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर व्हीकल कंपैटिबल नहीं है तो वो एक बड़ा इशू है। बट कंपैटिबल व्हीकल है तो एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके, सो नॉन कंपैटिबल व्हीकल्स जो हैं उनकी भी कुछ स्टडी अभी करी है कि इस पे भी कुछ स्टडी नहीं है अभी? नहीं, अभी तो कोई स्टडी नहीं है इस पे। अच्छा, बाहर के देशों में अगर हम देखें, ब्राज़ील की आपने बात करी और ब्राज़ील E85 और वहाँ तक पहुँच रहा है, जो 80-85% एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, क्या वहाँ पे भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं या फिर अचानक से भारत में ही ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं? ऐसा कुछ कंपैरिजन है? उन्होंने क्या डिफरेंट तरीके से इसको रोल आउट करा था क्या, जो हम अचानक से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें भारत में हो रही हैं?
तो ब्राज़ील ने थोड़ा सा एक अलग अप्रोच अपनाया था। उन्होंने क्या किया था, जैसे हमारे यहाँ एक बेस फ्यूल है जो सब जगह अवेलेबल है अभी, वो E20 है। जी। वहाँ पे क्या है कि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे आपको डिफरेंट डिस्पेंसिंग नोजल्स मिलेंगे। आप पूरा 100% पेट्रोल भी ले सकते हैं, आप E20 भी ले सकते हैं, E85 भी ले सकते हैं, E100 भी ले सकते हैं। तो अलग ऑप्शंस हैं और अलग अलग प्राइसिंग है, चॉइस है ओके। कि अगर आपका व्हीकल कंपैटिबल नहीं है तो शायद आप E0 लेंगे। अगर आपका व्हीकल कंपैटिबल है और आपको थोड़ा सा कम पैसा देना है तो आपके पास चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन व्हीकल, आपका प्रोफाइल किस टाइप की आप गाड़ी चलाते हैं क्या, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं ना। ये कहना बहुत आसान है बट करना मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओके। तो अब आप पेट्रोल पंप जाएं तो पेट्रोल का अंडरग्राउंड बंकरिंग होती है, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जहाँ से वो मशीन में मशीन आता तक आता है। तो ये डिफरेंट सेटअप आपको करना पड़ेगा और हर सेटअप की कॉस्ट होगी। ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंटली किया, हम डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल। मतलब हम लोग कॉस्ट को बचा रहे हैं और हमने एक मैंडेट निकाला है कि सब लोग E20 यूज़ करेंगे। वहाँ पे कॉस्ट भी बचा रहे हैं और दूसरा भी ये, अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब आप मान लीजिए रिफ्यूलिंग पंप पे गए, वहाँ पे अलग अलग आपके सेटअप हैं। तो कल को मान लीजिए E85 में उसने E20 डाल दिया गलती से या व्हाटएवर, तो वो सब भी इशू है कि मतलब रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे पेट्रोल पंप से वहाँ पे ठीक से मतलब डिफरेंट फ्यूल्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो भी एक इशू है। सो वी डिसाइडेड फॉर सिंप्लिसिटी या और वजह से कि हम एक सेम फ्यूल रखेंगे अक्रॉस द कंट्री, जैसे कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई आप यही लो, अगर आप बहुत सारे करोगे तो कौन सा डालूं कौन सा नहीं डालूं, कैसे लोगों को आप एजुकेट करोगे मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो भी एक आप कह रहे हो कि इशू हो सकता है जो शायद गवर्नमेंट ने इसमें लिया हो और इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड करा। ओके, तो वहाँ पे इस वजह से सारे इश्यूज शायद कम हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे चॉइसेस हैं, तो लोग फिर चॉइस चूज करके देन दे कांट से कि भाई ये मेरे लिए वर्केबल नहीं है, तो नहीं है तो आप दूसरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरा है कि आपको सपोज आप यूज़ करते हैं हायर ब्लेंड्स ऑफ एथेनॉल, आपका कॉस्ट कम देना पड़ता है। तो पब्लिक को लगता है कि ठीक है मेरा 4-5% पेट्रोल माइलेज मेरा कम हुआ, लेकिन मेरा कॉस्ट तेल का कम है, तो ठीक है क्या बुरा है, तो मैं कम दे दूंगा। तो वो थोड़ा सा लोगों को एक चॉइस मिल गई, तो शायद और थोड़ा सा ग्रेजुअल रोल आउट हुआ था वहाँ पे, स्लो हुआ था धीरे धीरे, तो वो शायद उतना न्यूज़ में नहीं आया जितना हमारे यहाँ आ रहा है। आपने कॉस्ट की बात करी तो मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है कि जब हम E20 यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर को लग रहा है कि पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि आइडियली अगर E20 मिक्स उसमें हो रहा है और मेरी माइलेज ड्रॉप उससे हो सकती है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो वो रिकवर करना पड़ेगा। और अगर दैट E20 ब्लेंडिंग मेरी पेट्रोल की प्राइस को कम कर दे तो फिर ठीक है, मेरे लिए वो नेट ऑफ हो गया, माइलेज कम हुई लेकिन मुझे प्राइस भी कम हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि प्राइस कम नहीं है पेट्रोल की, आज भी 102 दिल्ली में पेट्रोल है, मुझे नहीं पता बाकी शहरों में क्या है, बट आसपास ही होगी 97-98, है ना, पहले भी यही थी। तो अगर हमने E20 ब्लेंडिंग करी है तो हमारे पेट्रोल का कॉस्ट क्यों नहीं कम हुआ? एक ये क्वेश्चन है जिसपे गवर्नमेंट का जो वेबसाइट थी उनका कहना था कि एक्चुअली बाकी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे, और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम दिया, मुझे नहीं पता रीज़न क्या है उसका, उस टेबल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया और बोला कि पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस हैं अगर आप देखें तो मानो उसमें 20% का इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी हैं, तो बिकॉज ऑफ E20 उनका ये डायरेक्शन है। आपका क्या कहना है कि प्राइसेस E20 की वजह से हमारी कम क्यों नहीं हुई है, हमें दिख क्यों नहीं रहा है? वो मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए, प्राइसिंग के दो फंक्शन है, राइट। अगर आप की एक तो कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, और दूसरा है कि एथेनॉल का प्राइस क्या है। ठीक है, तो अगर एथेनॉल का प्राइस कम है और मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट में इसका प्राइस ज़्यादा है, तो लॉजिकली प्राइस कम होना चाहिए। बट शायद एथेनॉल का प्राइस कम नहीं है, बिकॉज पेट्रोल का प्राइस डिपेंड करता है ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस पे।
ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस 110-115 बीच में हो गया था यूएस ईरान वॉर की वॉर वजह की वजह से। अब काफ़ी कम हो गया है। से। तो अगर ग्लोबल क्रूड का प्राइस चेंज होगा, कम होगा, इथेनॉल का प्राइस तो उतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि आपका एक इथेनॉल बनाने का मेन क्या है, एक कॉस्ट ऑफ शुगर केन या राइस हो गया, फिर आपका जो बनाने का कॉस्ट आएगा, डिस्टिलरी वगैरह का कॉस्ट होगा। तो अगर आपका इथेनॉल का कॉस्ट पेट्रोल के कॉस्ट से ज़्यादा है तो आप कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमको समझना है कि कॉस्ट जो है उसमें एक तो है ट्रू कॉस्ट, प्लस उसमें टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं, क्योंकि फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी सारा टैक्सेस होता है, और वो टैक्सेस ज़रूरी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। काफ़ी सारे स्टेट्स अगर आप देखें तो जो फ्यूल पे लेवाई देते हैं, उनका स्टेट का काफ़ी सारा मतलब पैसा रेवेन्यू उसी से आता है जी। तो अगर आप उसको कम करेंगे तो फिर आप बाकी सोशल स्कीम्स कैसे चलाएंगे। सो लार्जली बिकॉज अभी कॉस्ट क्रूड ऑयल का कम हो गया है, एथेनॉल शायद उससे महंगा है, इसलिए शायद वो कॉस्ट अभी कम नहीं हो पा रही है। ओके, सो आपका कहने का मतलब ये है कि E20 का कॉस्ट, मतलब एथेनॉल का जो कॉस्ट है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में अभी सस्ता नहीं है, एंड दैट इज वाई उसको ब्लेंड करने से कुछ हमें ओवरऑल कॉस्ट में फ़ायदा दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। बट अगर क्रूड के प्राइसेस कम हो जाते हैं फ्यूचर में और वो एथेनॉल के प्राइसेस से कम ड्रॉप, मतलब आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है कि एथेनॉल सस्ता बनाने लगते हैं हम लोग, तब हमें वो फ़ायदा दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा वो फ़ायदा। तब या दूसरा हो सकता है कि फॉर वट एवर रीजन क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर वो रिलेटिवली चीपर हो जाएगा। ओके। तो जब 120 हुआ था क्रूड का मार्च के महीने में और हमारा जब इंपोर्ट बिल बढ़ा था, उस वक्त E20 मस्ट हैव बीन ए सेवियर कि भाई E20 हमने 20% डाला है तो हमारा ओवरऑल पेट्रोल का बिल उस वक्त कम हो गया। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अच्छा, तो मतलब इसको हम कि हमें ऑयल की प्राइसेस के रिलेशन में देखना चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट इसको देखें कि हमेशा इसका प्राइस कम होगा। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया, बिकॉज मेरे दिमाग में वही था कि यार E20 अगर एथेनॉल अगर उसमें ब्लेंड हो रहा है और अगर एथेनॉल सस्ता है तो आइडियली हमारे प्राइसेस कम होने चाहिए, बट ओवरऑल चूंकि प्राइसेस ही ज़्यादा हैं तो वी कांट डू मच अबाउट इट। बिल्कुल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ कि आपने मुझे प्राइसिंग बताया, मुझे माइलेज समझाया, डैमेज के बारे में भी हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है, तो ये सारे पॉइंट्स मुझे क्लियर हैं। अच्छा, E20 जो है इसको 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स, उसमें क्या अलग अलग इसका इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ माइलेज? नहीं, बिकॉज दोनों ही व्हीकल जो कंपैटिबल आ रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर्स में ज़्यादा इम्पैक्ट है या 4 व्हीलर्स में ज़्यादा इम्पैक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अब आप मुझे जो फ्यूचर बताने वाले थे एथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो क्या है और आपको क्या लगता है, वो प्लीज़ एक बार समझाइए। बिल्कुल। तो अगर आप देखें इस समय एक मैसिव रेवोल्यूशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, शायद जैसा स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी हुआ था वैसा हो रहा है। जब हेनरी फोर्ड ने इंटरनल कंबस्शन इंजन बनाया था उस टाइम हॉर्स ड्रिवन कैरेज चलते थे जी। अगर उस समय आप लोगों से पूछते कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर आदमी ये बोलता कि वी वांट फास्टर हॉर्सेस, और फिर ये ट्रांजिशन हुआ। तो इस समय ग्लोबली ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आप नॉर्वे जैसी कंट्री देखें, 97% न्यू कार सेल्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक हैं। 97। उनका टारगेट 100 का था, बट 3% ऑलरेडी 97% वहाँ EVs बिक रहा है। फिर हम कहेंगे नॉर्वे तो फिर यूरोप का है वो, तो ठीक है, हम नेपाल देखते हैं, हमारा बॉर्डरिंग नेशन, 75% न्यू कार सेल्स इलेक्ट्रिक है। वाह, नेपाल में 75% कार्स बिक रही हैं जो EV बिक रहे हैं। हर 4 में से 3 कार इलेक्ट्रिक है। इथियोपिया अफ्रीका की कंट्री है, उन्होंने लास्ट ईयर से कहा, क्योंकि वो कुछ मैन्युफैक्चर करते नहीं, सारा उनका इंपोर्ट होता है, उन्होंने कहा कि हम इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल हमारे पास है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी। एंड चाइना में आप देखिए मोर देन 50% न्यू कार सेल्स इलेक्ट्रिक। तो जब ये ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, टाइपराइटर के बाद हम
कंप्यूटर्स आ गए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी। तो ये ट्रांजिशन ग्लोबली हो रहा है, इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहेगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा ईवी सेल्स करीब 2-2.5% था, ईवी कार सेल्स नेशनल लेवल पे। इस फाइनेंशियल ईयर में 7.5% हो गया, 3 गुना इंक्रीज। अब सवाल यह है कि अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो इसमें ये ट्रांजिशन कब होगा, और उसमें फुल ट्रांजिशन होने से पहले इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज का रोल क्या होगा। तो अगर आप देखें यूरोप, तो यूरोप में 2035 के बाद वो इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ियां रजिस्टर करना बंद कर देंगे। वो काफ़ी सारी बनाते भी हैं, काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में भी हैं, तो वो बंद कर देंगे। चाइना में शायद वो नंबर और पहले आ जाए। तो सवाल ये है कि हम इस ट्रांजिशन में हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, जॉब्स को कंट्रीब्यूट करता है, और अगर वो सेक्टर चेंज हो जाएगा तो जॉब्स, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जी। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन हो रहा है हम इससे अछूते नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ भी ट्रांजिशन होगा। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारी अपनी कंपनियां ही इंडिया में, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, इस ट्रांजिशन को लीड कर रही हैं। तो ये ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब व्हाट डू वी डू इज द बिग क्वेश्चन, राइट। तो मेरे ख्याल से इवेंचुअली इंडिया में भी सब कुछ इलेक्ट्रीफाई होगा, बट ये सब कुछ कल नहीं होगा, मे बी 10, 15, 20 साल लगेंगे। उन 20 सालों में, 15 सालों में एक ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें शायद एथेनॉल का रोल होगा, बायो सीएनजी का रोल होगा, हाइब्रिड्स का रोल होगा, बट इवेंचुअली सब कुछ इलेक्ट्रीफाई होगा। इसलिए भी होगा क्योंकि अगर आप देखें कि एयर पोल्यूशन हमारी मेजर प्रॉब्लम है, और अभी सितंबर ऑनवर्ड्स सारा डिबेट शुरू होगा एयर पोल्यूशन। एनसीआर में वापस से वो बवाल मचेगा। हम फिर डिबेट पे स्टार्ट करेंगे कि शायद वो फार्म फायर्स की वजह से हो रहा है या कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। बट आपको समझना है कि ट्रांसपोर्ट का एमिशन 12 महीने होता है। बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जो ऑल राउंड एमिशन करता है, 24 आवर्स। और ये करीब 50% हिस्सा है दिल्ली के पोल्यूशन का, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको क्लीन करने के लिए अगर आप देखें दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी अभी आई है, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 27 से कोई आइस 3 व्हीलर रजिस्टर नहीं होगा, 1 अप्रैल 28 से कोई आइस 2 व्हीलर रजिस्टर नहीं होगा, और कोई आइस स्मॉल कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर नहीं होगा। मतलब जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं वो तो नहीं सिर्फ वो इलेक्ट्रिक को ही रजिस्टर करेंगे, एटलीस्ट ये 3 व्हीकल सेगमेंट में जी। तो एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दिया है कि भाई हम इलेक्ट्रीफाई करेंगे और हमें पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली इलेक्ट्रिफिकेशन ही हमारा सेवियर रहेगा, बोथ फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज बिजली तो हम अपनी बनाते हैं, तो हमको पेट्रोल उसके लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, और सबसे बड़ा बात यह है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हमारे इसी में आएंगे, चाहे वो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे व्हीकल सर्विसिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं व्हीकल के, चाहे बैटरी हो। और नीति आयोग की एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, राइट। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, जॉब्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक मुझे विजन एक लेआउट कराया। अब इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर हम, आपने पेनिट्रेशन की बात करी, ईवी पेनिट्रेशन की, और आपने कहा अराउंड 7% के आसपास अभी रिसेंट फिगर आया कार्स में। आपको लगता है कि हम अभी भी पीछे हैं इस चीज़ में? क्योंकि ईवी कोई अभी 1-2 साल पहले तो आया नहीं है, तो ठीक है 3 टाइम्स हुआ, 2%, 3% से 7% पहुँचे हम। तो आपको लगता है कि ये ग्रोथ अभी भी स्लो है या फिर ये ठीक ठाक चल रही है? एंड सेकेंडली रीज़न क्या है कि हम इसको 20%, जब नॉर्वे 97% पे है, नेपाल 75% पे है, तो इंडिया क्यों नहीं 50% पे है? और जितना मेरी समझ है ईवीज़ के बारे में, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इवन इफ वी हैव ईवी इन प्लेस, हमने क्या किया है, ऑयल डिपेंडेंसी जो थी, जो बाहर के देशों पे जो पूरी तरह से हम डिपेंडेंट थे, हम उसको बेसिकली
ईवी पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी डिपेंडेंसी है, क्योंकि सारा हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, बैटरी हम इंपोर्ट करते हैं, इंजन्स तो हम इंपोर्ट करते ही करते हैं, इवन छोटे-छोटे आइटम्स जो हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें और पूरा ईवी रिप्लेस कर दें, जब तक हम ये सारी चीज़ें खुद नहीं बनाएँगे, खुद डिज़ाइन नहीं करेंगे, देन वी स्टिल स्लेव्स ऑफ अदर्स। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो अगर आप देखें कि इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है पेट्रोल डीजल की कारें हैं, उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें बाहर से लाते हैं। अभी ला ही रहे हैं, इंजन्स ही ला रहे हैं बाहर से बिल्कुल। पूरे। तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हिंदुस्तान में ही बनानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में हम चीज़ अभी क्यों नहीं बना रहे हैं? तो एक होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि हमारे पास इतनी लोकल डिमांड होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स अपनी कंपनीज इंडिया में सेट करें। मैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा नेशनल लेवल पे यूटिलाइजेशन 2 से 3% है किस चीज़ का? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हैं। राइट, अच्छा। 97% टाइम ये चार्जिंग व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़े हैं, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो उनसे पूछे भाई क्यों यूज़ नहीं हो रहा है? कह रहे व्हीकल इतने नहीं है। और व्हीकल वालों से पूछे भाई तुम क्यों नहीं खरीद रहे हो? तो बोले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम उसमें कैच 22 हुआ पड़ा है। कैच 22 में फंसे हुए हैं। अब ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई और जो जिस तरह से तेल के दाम बढ़े, लोगों को लगा कि नहीं, हमें कुछ और देखना है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से हम 2.5% से ऑलमोस्ट 7.5% हो गए इस फाइनेंशियल ईयर में। तो लोकलाइजेशन ज़रूरी है, बट लोकलाइजेशन तब होगा जब मैन्युफैक्चरर्स को लगेगा एक डिमांड है। और डिमांड कैसे बनेगी इज द क्वेश्चन। अब नेपाल में 75% न्यू कार सेल्स इलेक्ट्रिक है। वो क्यों है? तो नेपाल गवर्नमेंट टैक्सेस लेवाई करती है। पेट्रोल डीजल कार्स पे ज़्यादा टैक्सेस हैं, इलेक्ट्रिक पे कम टैक्सेस हैं। सो इट इज़ मच मोर इकोनॉमिकल आपके लिए इलेक्ट्रिक चलाना। राइट। सिमिलरली इथियोपिया का मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि वहाँ उन्होंने बैन कर दिया कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे इंटरनल कंबस्टन इंजन को इंपोर्ट करना। नंबर बढ़ गए। सेम यूरोप, नॉर्वे में है 97%, क्योंकि वो कन्वेंशनल व्हीकल्स पे टैक्स बहुत ज़्यादा लेवाई करते हैं। तो सवाल है कि हमें एक रेगुलेशन बनना पड़ेगा जो एक डिमांड क्रिएट करे। दिल्ली ईवी पॉलिसी एक फैंटास्टिक एग्जांपल है डिमांड क्रिएट करने का। जी। बिकॉज आप देखिए, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे पेट्रोल डीजल बनाना है, मुझे सीएनजी करना है, मुझे फ्लेक्स फ्यूल बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिक बनाना है, फिर कल मुझे हाइड्रोजन ही बनाना। मैं कहाँ कहाँ पैसा डालूंगा अपना? और ये चेंज भी हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज भी हो जल्दी। रहा है। तो अगर हम ऐसा एक फ्रेमवर्क डिसाइड करें कि भाई गोइंग फॉरवर्ड हमारा टारगेट ये है कि अगले साल में 2030 में 30% इलेक्ट्रिक होगा, तो ओईएम्स इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, प्रमोशन भी करेंगे, लोकलाइजेशन भी करेंगे। और जब तक स्केल नहीं आएगी हम बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो चीपर पड़ता है हमें। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो बहुत सारी सब्सिडीज दी हुई हैं। जीएसटी जैसे कम है ईवीज पे, और भी बहुत सारे पीएम ई ड्राइव का जो था। तो आपको लगता है कि ये सब सफिशिएंट नहीं है या और होना चाहिए इसमें काम? देखिए, सब्सिडी जरूरी होती है जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, बट हमको स्केल अगर लाना है तो हमको सब्सिडी से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आज की डेट में भी इलेक्ट्रिक कार पहले 25-30% एक्सपेंसिव है कन्वेंशनल कार से, मोटा मोटा। इलेक्ट्रिक बस अगर आप देखें तो 2 गुना ज़्यादा है, ट्रक देखें तो 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है। तो कॉस्ट ज़्यादा है अभी भी। और कॉस्ट ज़्यादा होने के 2 कारण हैं। एक है बैटरी की कॉस्ट, और दूसरा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है एक व्हीकल बनाने में। अगर आज मैं 100 या 150 ट्रक बनाता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिक ट्रक, तो जितनी मेरी कॉस्ट है मैं वो 100-150 ट्रक पे अमोर्टाइज करूँगा। कल को मैं 1 लाख बनाऊँगा तो वो 1 लाख पे अमोर्टाइज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी वो, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ग्लोबली अगर हम एग्जांपल्स देखें, जिन जिन कंट्री के जिन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन के हायर नंबर अचीव किए हैं, उन्होंने देखा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट, पब्लिक हेल्थ। तो सिर्फ सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, हमको रेगुलेशन मिलाना पड़ेगा
जो ड्राइव करे इलेक्ट्रिफिकेशन को, जैसे दिल्ली ने किया। तो ये जो दिल्ली ने जो किया, ये स्टेट लेवल पे क्यों है? मतलब स्टेट्स को क्यों पावर दी गई है कि आप अपने स्टेट में कर सकते हो ऐसा, वर्सेस एक सेंटर लेवल पे पॉलिसी आए? देखिए, आइडियली तो सेंटर लेवल पे होनी चाहिए। आज भी हमारे पास कोई ऑफिशियल ईवी टारगेट नहीं है नेशनल लेवल पे। अच्छा, अभी पेनिट्रेशन का कोई भी, एडॉप्शन का कोई भी टारगेट नहीं है? टारगेट नहीं है। अच्छा, ओके मतलब इनफॉर्मली हम 30% बाय 2030 कहते हैं, बट ये कोई ऑफिशियल टारगेट नहीं है। ओके। दिल्ली ने इसलिए किया कि दिल्ली को था कि मुझे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, तो वो उनका मेन ड्राइवर था। बट हमको ये भी समझना है कि अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में आएगा, तो हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी को एक नेशनल लेवल पे भी प्रमोट करना चाहिए, और एक नेशनल लेवल टारगेट अगर होगा तो बाकी स्टेट्स भी अलाइन करेंगे। अब दिल्ली ने कर लिया, हो सकता है और स्टेट्स ना करें। भाई शायद उनको लगता है कि एयर पोल्यूशन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, बट लेकिन दिल्ली को जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर 4 व्हीलर चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो बनेंगे। तो अगर एक नेशनल लेवल टारगेट होगा तो जरूरी काफ़ी अच्छा होगा। ओके ओके। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना भूल गया था, एथेनॉल वाला जो हमने डिस्कशन किया था शुरू में, एथेनॉल यूज़ करके, जैसे ईवी व्हीकल है उससे कोई भी एमिशन है ही नहीं, तो 0% एमिशन है उसमें, तो बाहर जब व्हीकल चल रहा है, एथेनॉल ब्लेंड करने के बाद जो एमिशन हो रहा है वो कैसा है? वो एनवायरनमेंट के लिए सही है या नहीं सही है, अगर हम उसको कंपेयर करें 100% पेट्रोल या डीजल से? तो देखिए, उस लेवल की डिटेल स्टडी तो अभी नहीं हुई है। ओके। बट ये हमको समझना है कि आप E20 लें या E85 लें या E0 लें, टेल पाइप से एमिशन तो होगा ही होगा, क्योंकि आप बर्न कर रहे हैं फ्यूल। जी। तो आप फ्यूल बर्न करेंगे गाड़ी में तो एमिशन तो होगा ही होगा। इसीलिए आप देखिए दिल्ली ईवी पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम वो व्हीकल चाहिए जिनका 0 टेल पाइप एमिशन हो। अच्छा, स्पेसिफिकली टेल पाइप बोला है। ओके। तो बैटरी इलेक्ट्रिक एक टेक्नोलॉजी है, कल को आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी आ सकता है, दूसरी टेक्नोलॉजी, हालांकि कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, बट दे आर वेरी क्लियर कि आपके टेल पाइप से एमिशन नहीं होना चाहिए। तो इथेनॉल क्लाइमेट के लिए फ्रेंडली है, बट फ्रॉम एयर पोल्यूशन वो प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। ओके ओके। एंड ईवीज अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में अडॉप्शन इसका बढ़ता है, जो होना चाहिए नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, तो उससे हमें दो फायदे हो रहे हैं। एक तो ऑयल की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, एंड सेकेंडली हमारा एनवायरनमेंट, जो एयर पोल्यूशन है, जो जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ईवीज के लिए आपने बोला कि एक रेगुलेशन होना चाहिए जिससे कि इस पे पुश मिले हमें। अभी पुश वो नहीं है, सेंट्रल लेवल पे वो पुश नहीं है। मतलब अडॉप्शन के लिए स्कीम्स हैं, बट एक हैवी पुश जैसे इथियोपिया में हुआ या फिर नेपाल में हुआ, बाय ईदर यूजिंग द टैक्सेस एटसेट्रा, ऐसा क्या हमें करना चाहिए? रेगुलेशंस इज वन थिंग, बट और क्या कर सकते हैं? तो दो तरीके है ना, जिसको हम बोलते हैं कैरेट या स्टिक। मतलब अभी तक हम खाली कैरेट दे रहे हैं। ओके। अब सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, बेनिफिट्स तो उसके बहुत है, सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लेने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही लोग। और हम लोग क्यों लेंगे? जब तक कॉस्ट की वजह से नहीं ले हम लोग एनवायरनमेंट के लिए शायद ही कोई लेगा। कॉस्ट पहले ही आती है। कोई कॉस्ट आएगी, कोई बोलता है यार नई टेक्नोलॉजी ट्राई करते हैं, कोई बोलेगा मुझे ग्रीन नंबर प्लेट चाहिए, अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो द ओनस ऑफ बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑलवेज ऑन द बायर। राइट। तो फिर मैं जाऊंगा डीलर के पास, फिर डीलर बोलेगा कि 3 महीना 4 महीने का वेटिंग है, आप वेट करो। तो ये अभी एक बायर्स प्रॉब्लम है। अब सवाल ये कि अगर इसके बेनिफिट सोसाइटल हैं, तो ये बायर की जगह सेलर की भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो कैसे बेचे? वो कैसे बेचे? तो कंट्रीज जिन्होंने हायर लेवल पेनिट्रेशन रीच किया है, उन्होंने इसको बायर से शिफ्ट करके सेलर के ऊपर डाला है। आपको बेचना है, कैसे आपको बेचना है। आप नहीं बेचोगे, आपका कॉम्पिटिटर बेच देगा। तो कैलिफोर्निया क्या करता है कि हर व्हीकल मैन्युफैक्चरर को टारगेट देता है कि इतना % आपको जीरो एमिशन व्हीकल बेचना ही बेचना है। नहीं बेचोगे देन यू हैव टू बाय क्रेडिट फ्रॉम जिसने ज्यादा बेचा है। ओ रियली? बिल्कुल। अच्छा, ओके। तो अब 20% का टारगेट है। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने 15% ही बेच पाया, आपने 25% बेचा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो मैं बहुत हैवी पेनल्टी दूं
या मैं आपसे वो क्रेडिट खरीदूं क्योंकि आपने ओवर अचीव किया है। 5% मैंने ज़्यादा किया है। तो उससे दो फायदे हैं। एक, आपको एडवांटेज है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया, अर्ली मूवर एडवांटेज मिला आपको। मुझे फ़ायदा है कि मुझे पेनल्टी से कम में आपके साथ ट्रांजैक्शन करके फ़ायदा हो गया। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। राइट। तो हमें भी ऐसा कुछ फ्रेमवर्क लाने हैं, बिकॉज कई कंपनियों ने इंडिया में देखिए काफ़ी अर्ली इन्वेस्टमेंट किए हैं इलेक्ट्रिक में, और काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो हमको उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और इस टाइप के रेगुलेशन से फिर उनका फ़ायदा होता है, हु मूव अर्ली एंड दे गेट अर्ली मूवर्स एडवांटेज। ठीक है। आपने अमित जी बहुत अच्छे से मुझे ईवी का एक फ्यूचर दिखा दिया। अब इसको हम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बहुत लोग अपने बिजनेसेस बनाना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से ईवीज में कहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग शायद पिक ही नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और कई सारे नए अपॉर्चुनिटी आएंगे भी, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तो कनेक्टेड व्हीकल्स हैं, आप इनको ऑटोनोमस भी बना सकते हैं कनेक्टेड से क्या मतलब है आपका? कि आपको सारा डेटा वेटा आपका व्हीकल का मिल जाता है, आप एक व्हीकल से और चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स हैं। अगर आप यूएस में देखें तो काफ़ी सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक हैं, चाहे वो वेमो की गाड़ियाँ हो गई या टेस्ला अपना FSD ड्राइव्स जो दे रहे हैं। और सो शेयर्ड व्हीकल्स, कनेक्टेड व्हीकल, ऑटोनोमस व्हीकल, ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ जाती हैं। अब सवाल है कि उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगी। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग तो एक है, बट उसके अलावा काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं। तो अगर मैं व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू चेन से हट जाऊं, बैटरी कंपोनेंट इस, तो बिजनेस मॉडल्स में जैसे आप देखिए कई सारे कैब कंपनीज अभी आ रही हैं जो ईवी के ऊपर बेस्ड हैं, लार्जली बिकॉज कि आपकी ऑपरेशन कॉस्ट कम है। ऑफ कोर्स। तो अगर आप उस एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद सिर्फ ये व्हीकल्स टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में नहीं है, बसेज एंड ट्रक्स में भी अभी आ रहा है। अब ट्रक्स में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने इलेक्ट्रिक ट्रक्स पे मैन्युफैक्चर के काम शुरू किया है। इसलिए भी काफ़ी सारी कंपनियों पे ESG प्रेशर है कि अपने एमिशंस को कम करना है। अब आप इंडस्ट्री देखें, जैसे आप सीमेंट बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट सेक्टर हैं एमिशन रिड्यूस करने के लिए, बट मूवमेंट ऑफ मटेरियल आप एमिशन कम कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन पर जाएंगे। तो ट्रक एज अ सर्विस कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, काफ़ी सारा आ रहा है। लोकल डिलीवरीज काफ़ी सारी शिफ्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक पे। अब लोकल डिलीवरीज अगर आप ये 10-15 मिनट वाली डिलीवरीज अगर आप देखें, काफ़ी सारे राइडर्स अब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे शहर पोल्यूशन की वजह से कमर्शियल व्हीकल्स को अलाउ नहीं करते एंटर करना, वो अब अलाउ कर रहे हैं क्योंकि व्हीकल्स में एमिशन नहीं है। तो आपको मार्केट का एक्सेस मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था। उसके अलावा डाउन स्ट्रीम में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे एनर्जी एनालिटिक्स, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं एनर्जी पे कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, किस तरह मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कौन सा चार्जर अच्छा है, आप इस चार्जर की जगह उस चार्जर पे चार्ज कीजिए, आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर बिजनेस एनालिटिक्स पे कि बैटरी हेल्थ कैसी है, व्हीकल की हेल्थ कैसी है, उस पर सारा काफ़ी सारा काम हो रहा है। कई केसेस में अभी बात चल रही है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो बिकम अ पावर स्टोरेज। अब जैसे आप देखिए दिल्ली में जब पीक डिमांड होती है बिजली की, 2-4 घंटे वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल लेवल। तो बात चली क्या उस 2-4 घंटे को एड्रेस करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपग्रेड करें, वर्सेस हम ईवी को एज अ डिस्चार्ज फैसिलिटी यूज़ करके ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकें। ओके। सो ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए ईवीज को, तो बहुत इट्स अ सनराइज सेक्टर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी आ रहे हैं। काफ़ी सारी हमको पता है, काफ़ी सारी हमको पता ही नहीं है, शायद इवॉल्व भी होंगे। तो ये सनराइज सेक्टर है, और बहुत ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है इसमें। ओके। अब जैसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो जॉब्स करते होंगे या तो, या नहीं करते होंगे, या मतलब कोई छोटा मोटा बिजनेस है एकदम छोटे स्मॉल स्केल पे। अगर मैं माइक्रो स्केल की बात करूं कि मेरे पास मान लीजिए 10 लाख 20 लाख अप टू 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं, तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस इसमें बेटर रहेगा? कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? तो देखिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके।
बट हमको समझना है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस इज नॉट सेम एज पेट्रोल पंप का बिजनेस। जिसमें लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, पहले बोलते ना पेट्रोल पंप जिसका है तो वो तो बहुत पैसे बनाता है। ओके। सो स्टैंड अलोन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वायबल नहीं है, ओके। क्योंकि अगर आप एक टिपिकल इलेक्ट्रिक कार लेके आते हैं और आपके पास फास्ट चार्जर है, आपको आज भी आधा घंटा 40-45 मिनट रुकना पड़ता है। डीसी चार्जर जो होता है। डीसी चार्जर जो होता है, अब आप 40-45 मिनट रुकेंगे और आप मान लीजिए 1 यूनिट पे 2-3 रुपए भी कमा रहे हैं गाड़ी 40 यूनिट लेती है तो आप 150, 200, 300 रुपए कमाएंगे उस 40 मिनट में, कोई बहुत मज़ा नहीं है उसमें। मज़ा नहीं है। बट अगर आप उस 40 मिनट को यूज कर सकें तो मजा उसमें है। कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई कैफे है? क्या आप उस 40 मिनट को उस क्लाइंट को एंगेज कर सकते हैं, चाहे वो कॉफ़ी के माध्यम से, पिज़्ज़ा के माध्यम से, फूड के माध्यम से या एंटरटेनमेंट। या एंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे हायर ईवी पेनेट्रेशन है, उन्होंने इस टाइम को अमोर्टाइज किया और वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे एंसिलरी फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छा प्रॉफिट देती हैं। राइट। कुछ टाइम के बाद हम भी शायद उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि चार्जिंग अभी इवॉल्व हो रही है। चाइना में मेगावाट चार्जिंग वगैरह आ गई है, आप 10 मिनट 15 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज कर सकते हैं, तो शायद हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। बट इन द इंटरिम आपको उस टाइम को कैप्चर करना है और यूटिलाइज करना है। दूसरा है कि लो पावर्ड व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स वगैरह का चार्जिंग भी काफ़ी सारा डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। जैसे एक टाइम पे अगर आपको याद होगा कि हमारा पीसीओ होता था, लोग अपने दुकान पे एक पीसीओ लगा लेते थे, उससे बिल्कुल। एडिशनल इनकम। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं पेरेंट्स को कॉल करता था, वो पीसीओ से ही करता था। तो लोगों ने एक एडिशनल इनकम सोर्स, तो चार्जिंग भी एक एडिशनल इनकम सोर्स बन जाएगी लो वोल्टेज व्हीकल्स के लिए, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए। तीसरा बड़ा आएगा कि ऑफ ग्रिड स्टोरेज। जैसे कि अगर आप गांव देहात क्षेत्र में जाएं जहाँ पे शायद बिजली का कनेक्शन नहीं आया है या बिजली के इशू, क्वालिटी ऑफ इशू है, वहाँ पे आप सोलर के साथ टाई अप करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसको आप एज अ इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं अपने गाड़ी या छोटे मोटे बिजनेस वगैरह चलाने के लिए। कई जगह मैंने देखा है लोग ईवीज़ को यूज़ करते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, अच्छा। और रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं उससे रूरल एरियाज़ में। अच्छा। तो कई सारे इंटरेस्टिंग बिजनेस केसेस इवॉल्व होंगे। ये काफ़ी अच्छा लगा जो आपने लास्ट में बताया ना कि किसी गांव में सोलर अगर आप लगा दो, सोलर सन तो बहुत है अपने यहाँ पे, सोलर लगा के और उससे ईवी आप चला सकते हो, तो आपको मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम होती थी वो पूरी दूर हो गई और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई उससे। तो मैं कई लोगों को जानता हूँ स्पेशली राजस्थान में, जिन्होंने अपने घर पे, ग्रुप हाउसिंग में इंडिविजुअल जिनके घर हैं, उन्हें सोलर लगा लिया है और सोलर से गाड़ी चार्ज करते हैं दिन में, उसको यूज़ करते हैं, एंड दे आर सेइंग कॉस्ट तो हमारा वर्चुअली जीरो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो गया। जीरो हो गया। हाँ। और अभी जो नए व्हीकल आ रहे हैं उसमें V2G, V2 अप्लायंसेस, तो आप उस व्हीकल को यूज़ करके कहीं कुकिंग करनी है, कहीं कॉफ़ी बनानी है, चाय बनानी है, आप हॉट प्लेट चला सकते हैं उससे, मतलब इंडक्शन पे मूव कर सकते हैं। तो वो काफ़ी सारा लोग अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सोलर से चार्ज किया, शाम को फिर उससे खाना बनाया। अभी जो रिसेंटली हुआ था एलपीजी का, एक तो शॉर्टेज हो गया था मार्च में, एंड उसके बाद प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए थे, तो इंडक्शन कितने ज़बरदस्त बिके थे। तो एक ये भी है कि पूरा ही एवरीथिंग, मतलब द एंटायर इकोसिस्टम मूव्स फ्रॉम ऑयल ड्रिवन एनर्जी सोर्सेज टू एक्चुअली सोलर ड्रिवन और विंड ड्रिवन, व्हाटएवर इज द केस। तो अगर आप हमें देखें, इलेक्ट्रिसिटी का पेनेट्रेशन इन आवर इकोनॉमी रफली 12-13% के आसपास है। डेवलप्ड वर्ल्ड्स में इसका डबल है। ये पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी का? मतलब अगर हमें एनर्जी यूज़ करनी है अपने इकोनॉमी में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हाउसिंग हो, अलग, उसमें से कितने परसेंट एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं वर्सेस अदर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। हाँ, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। तो वो अगर आप देखें तो ये 12-13% है हमारा ब्रॉडली। ओके। जो हम
ट्राई कर रहे हैं टू डबल इन कमिंग ईयर्स, विच मीन्स जनरली इकोनॉमी का एक इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो ट्रांसपोर्ट तो एक है, बट ग्लोबली अगर आप देखें फूड कुकिंग इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। राइट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, आपको कई सारे ऐसे पैरेलल एग्जांपल्स भी आएंगे कि आप एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के साथ इंक्लूड कर सकते हो। अभी हम ट्रांसपोर्ट को एनर्जी के साथ इंक्लूड कर रहे हैं, कल को ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड सिटी प्लानिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर चार्जिंग वहाँ बनाना जहाँ लोग रहते हैं। तो वो सारा इंटीग्रेशन होगा और काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी। ठीक है, आपने बिजनेस के हिसाब से तो बताए कुछ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, बट इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी भारत में हम देखें लिस्टेड स्पेस या नॉन लिस्टेड स्पेस, दोनों ही हम बात करें, कौन सी कंपनीज हैं जो ईवी की रेस में आपको लगता है कि बहुत आगे हैं और उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, थोड़ा अगर उसके बारे में बता दें तो अगर आप देखें कि इस समय लीडिंग ईवी प्लेयर्स इंडिया में एटलीस्ट कार में, तो हमारे इंडियन ब्रांड्स टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, JSW, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। टू व्हीलर में अगर आप देखें तो एथर हो गया, ओला, ये अच्छा कर रहे हैं। बसेस में अशोक लीलैंड, टाटा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। प्लस आप देखें कि हमारे न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे विनफास्ट एक ताइवानीज कंपनी है, वियतनामीज कंपनी है, उन्होंने काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है। वो 4 व्हीलर के अलावा टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारा कर रहे हैं। सिमिलरली हम देखेंगे जैसे हमें डिमांड बढ़ेगी, हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे आएगी। तो काफ़ी सारा मतलब अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन में, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है। सिमिलरली हम देखेंगे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी नए व्हीकल सेगमेंट लाइक ट्रक वगैरह हो गया, वहाँ पे भी मोंट्रा इलेक्ट्रिक एक ब्रांड है, मुरुगाबा ग्रुप का, उन्होंने वो खाली इलेक्ट्रिक ट्रक बनाते हैं। तो काफ़ी सारा अभी एक्शन चल रहा है और काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स इस सेक्टर में आ रहे हैं जो ट्रेडिशनली ऑटोमोटिव सेक्टर में नहीं थे। JSW काफ़ी एक्टिवली सेक्टर को देख रहा है जो ट्रेडिशनली ऑटोमोटिव सेक्टर में नहीं था। तो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर्स आ रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये अभी आता रहेगा क्योंकि सेक्टर काफ़ी मैसिवली ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में। क्या पता अदानीज एंड अंबानीज भी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट ईयर हम 2% पे थे, इस फाइनेंशियल में 7% भी है, 7.5% है, मतलब कि 92-93% बहुत बड़ा मार्केट है। बड़ा मार्केट है। अब अगर थोड़ा फ्यूचर की बात करें, लेट्स इमेजिन 2040, क्या पेट्रोल पंप्स रहेंगे आपको लगता है भारत में, या कुछ और ही शक्ल हो जाएगी इनकी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं लास्ट ईयर नॉर्वे गया था जी, और उनके जो ऑस्लो में मैंने देखा कई सारे पेट्रोल पंप या तो पेट्रोल और चार्जिंग में कन्वर्ट हो गए हैं या खाली चार्जिंग में कन्वर्ट हो गए हैं या एक तरह से म्यूजियम जैसे बन गए हैं कि कभी यहाँ पेट्रोल बिका करता था। राइट, ओके। तो मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आज मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ दिल्ली में, अगर वो पेट्रोल है तो मैं उसको 15 साल तक लीगली चला सकता हूँ। तो अगर मैं चला सकता हूँ तो 15 साल तक पेट्रोल मुझे मिलेगा, तो 2040 तक तो बंद नहीं होंगे। बट लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा उसकी दो चीज़ें होंगी। जैसे अगर आज आपके पास पेट्रोल, CNG या डीजल गाड़ी है, हर बार आपको पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। जी, मैं 4 साल से इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ, मोस्ट चार्जिंग मेरी घर पे होती है। तो मैं पब्लिक चार्जिंग अपने, मैं 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ गाड़ी, मैं 20-25 बार ही गया होऊंगा पब्लिक चार्जिंग पे। घर पे करता है तो चार्जिंग घर पे होगी, अपॉर्चुनिटी चार्जिंग आपकी बाहर होगी। जैसे कभी आपको लंबा ट्रैवल करना है या कभी आपको जयपुर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, रास्ते में आप चार्ज कर लेंगे। और डेटा US का भी यही बताता है कि 85% चार्जिंग घर पे होती है। इंडिया में अगर आप टाटा मोटर्स का कुछ डेटा देखें, 90% चार्जिंग घर पे होती है। तो वो बिजनेस मॉडल चेंज होगा। तो अगर ज़्यादातर चार्जिंग आप घर पे करते हैं तो शायद आप उतना नहीं जाएंगे तो स्पेस का यूटिलाइजेशन क्या होगा।
तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट हाँ एटलीस्ट 10-15 साल तक तो अभी बंद तो नहीं रहेगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई अपने बारे में कि आप पिछले 4 साल से इलेक्ट्रिक चला रहे हैं और 1 लाख किलोमीटर आप क्रॉस कर चुके हैं। कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस? क्या गाड़ियाँ चेंज करी हैं? बैटरी में इश्यूज़ आए हैं? क्योंकि ये मुझे लगता है कि मैंने अभी तक बहुत कम लोग देखे हैं जिनको 4 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इसी फील्ड से आते हैं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताएँगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे तो में? 4 साल पहले मैंने फर्स्ट गाड़ी ली थी इलेक्ट्रिक, और रेंज उसी करीब 300 किलोमीटर की है, और लॉन्गेस्ट मैंने उसमें 1000 किलोमीटर चलाया है। सेम गाड़ी चलाई है 4 सेम साल? गाड़ी। ओके। उस समय चार्जिंग उतनी अच्छी नहीं थी हाईवे पे, आज काफ़ी सारी मिल गई है, हुँ। बट काफ़ी सारी और होनी भी है। फिर लास्ट ईयर मेरी वाइफ ने दूसरी गाड़ी ली, और एक हमारे पास पुरानी इंटरनल कंबेशन गाड़ी थी, वो हमने बेच दी। और फिर वो, तो हमारे फैमिली में भी 2 गाड़ियां हैं, दोनों इलेक्ट्रिक हैं। हैं। अब लोग कहते हैं लोग इलेक्ट्रिक लेते हैं जिनकी सेकंड गाड़ी होती है। हुँ। एक तो आप रखते हैं, लोकल के लिए आप इलेक्ट्रिक लेते हैं। हमारे केस में उल्टा, हमारे यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक हैं। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ 1 लाख किलोमीटर कि हमारी बैटरी खत्म हुई हो। मतलब कहीं अटके नहीं हो आप? कहीं अभी नहीं तक? अटके, एक बार भी ऐसा नहीं एक हुआ? बार भी नहीं। वेरी गुड। 5-5% पे पहुंचे हैं कई बार। अच्छा, ओके। शुरू में कुछ प्रॉब्लम होती थी, जैसे एक बार हम लोग जयपुर जा रहे थे, तो बैटरी कम हो रही थी, तो चार्जर देख लिया अवेलेबल है, चार्जर पे पहुंच गए। जैसे पहुंचे वैसे लाइट चली गई। ओके, तो रुकना पड़ा आपको, तो वेट रुकना करना पड़ा पड़ा। फिर ओके, लाइट आने ठीक का। है। फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि जयपुर से आगे जा रहे थे, फिर बैटरी कम हो रही थी, तो कहा चार्ज कर लेंगे। हुँ। अब चार्जिंग पे पहुंचे, अब ऐप पे दिखा रहा है कि चार्जर अवेलेबल है, ग्राउंड पे पहुंचने के मालूम पड़ा चार्जर अवेलेबल नहीं है, राइट। और वो 5% पे ही थे आप? पे थे। ओके। तो फिर कॉल किया और ठीक किया वो तो। बट आज की डेट में चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। जैसे मैं रेगुलरली राजस्थान की तरफ जाता हूँ, चंडीगढ़ की तरफ जाता हूँ, एटलीस्ट दिल्ली जयपुर के पुराने हाईवे पे तो बहुत सारे चार्जर अब आ गए हैं। हाँ, अब गाड़ियाँ ही बढ़ गई हैं, तो उसका भी एक प्रॉब्लम है। क्यूइंग होती होगी। अब जैसे दिल्ली जयपुर के अगर आप नए वाले हाईवे पे जाइए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, तो करीब करीब बीच में एक चार्जर है। हुँ। 2-2.5 महीने पहले मैं जब लास्ट गया था, तो मेरा नंबर था 8वां, तो 7 गाड़ी पहले भी चार्ज होनी है, और अगर एक गाड़ी को आधा घंटा भी मान लें तो मेरा घंटा नंबर 4 बहुत घंटे हो गया, बाद हाँ, आएगा। बहुत लंबा हो गया है तो फिर ये। लकीली मेरी जो दूसरी गाड़ी है उसमें बैटरी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने चार्ज नहीं किया, आगे चला गया। बट एटलीस्ट नए एक्सप्रेसवे वगैरह जो आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखें बहुत सारा जगह ये वे साइड एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, हुँ। लेकिन सब जगह चार्जिंग नहीं है। तो अगर हम सारी वे साइड एमिनिटीज़ पे चार्जिंग कर लें, तो फिर वो ईज़ी हो जाएगा। तो फिर वो फियर मेरा फियर क्या है कि पहले मेरा फियर था चार्जिंग मिलेगी कि नहीं, हुँ। अब मेरा फियर है कि मेरा नंबर कौन सा होगा उस क्यू में। करेक्ट। तो वो एक हाँ, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे वेट कर रहे हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ा, वो मतलब 4 घंटे के सफ़र के लिए आप 4 घंटे वेट वेट कर कर रहे रहे हैं, हैं, तो वो थोड़ा-सा एक तो वो इश्यू। रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको एक पॉलिसी चेंज अभी सजेस्ट करना हो गवर्नमेंट को, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सुन रहे हो आपको और आपको बोलना हो कि भाई ये एक पॉलिसी चेंज बहुत ज़रूरी है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके और बेटर एनवायरनमेंट को लेके, कॉस्ट को भी लेके, तो क्या होगा? आई थिंक एक नेशनल लेवल अगर हमारा ईवी टारगेट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। हुँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ कल कर दीजिए, एक टारगेट बना दीजिए जी। कि ठीक है अगले 15 साल 20 साल में हम ट्रांजिशन करेंगे, 2030 में ये टारगेट होगा, 35 में ये, 40 में ये, 45 में ये। आई थिंक एक टारगेट आ जाएगा तो उससे 2-3 फायदे होंगे। एक, हमको अपनी जर्नी का पाथ मालूम पड़ जाएगा, हमें ये मालूम पड़ जाएगा उस पाथ के बीच में जो इंटरमीडिएट रोल प्ले करना है वो क्या टेक्नोलॉजीज रोल प्ले करेंगी। इंडस्ट्री को मालूम पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट मुझे कैसे करना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं उनको मालूम पड़ जाएगा उनका रोल क्या है। अब कल को जैसे मुझे हाईवेज इलेक्ट्रीफाई करने हैं, तो मुझे वे साइड एम्यूनिटीज़ में कितने कितने चार्जर लगाने हैं, क्या मुझे बिजली कहाँ से आएगी,
बिकॉज अगर रूरल फीडर पे हैं, रूरल फीडर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर आप, जिसमें एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं उस एक हाई चार्जर पे 5% बैटरी पे पहुंचता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट मैं 4 घंटा वेट करूँ मेरे नंबर आने का। अब यू स्टक। ठीक है। तो जो रेंज एंजाइटी की बात हो उसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टारगेट, एक नेशनल लेवल टारगेट अगर आ जाएगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। एंड इट डजंट नीड टू बी 2030, इट कुड बी लाइक 2047 इवन। कोई भी कर सकते हैं, जो एब्सोल्युटली। हमारा विजन है डेवलप्ड कंट्री का, अगर Yes. उससे भी इसको हम अटैच करें तो इट्स नॉट, मतलब 20 साल ही हैं अभी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है वो भी। एब्सोल्युटली। ठीक है अमित जी, थैंक यू सो मच। मुझे आज इतना सीखने मिला, स्पेशली जो हमारा एथेनॉल वाला जो सेक्शन था शुरू वाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे क्लियर हुई हैं, पता नहीं थी मुझे, और मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने एक तो इस पूरे कंटेंट में एक ये इंटेंशन रखा है कि हम फैक्ट्स पे बात करें और अनबायस्ड, एक ऑनेस्ट जो हमारी सोच है उसको हम प्रेजेंट करें। ना ही हमारा उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, जो है फैक्ट्स को हमने, और आप एक्सपर्ट हैं इस पूरे फील्ड में, तो अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।